पहचान के मोहताज नहीं है। विष्णु जैन जी, बहुत स्वागत आपका। और आप शायद उन लोगों में से हैं जो वक्फ बोर्ड, उसकी संपत्तियों को लेकर चर्चा करते रहे हैं, उस पर सवाल उठाते रहे, और आपके मुताबिक शायद ये वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, वक्फ संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए सुशांत जी, आज जो इस देश में वक्फ को लेकर अभी जो आपने आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं। और इस आंकड़ों को हम बहुत पिछले 4-5 सालों से चिल्ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड इस समय पूरे देश में कब्जा कर रहा है बहुत सारी संपत्तियों पे। अब मैं इसका कारण बताना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा ऐसा क्यों, मैं क्यों चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सुशांत जी आज आपके शो के माध्यम से। क्या किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, पंडित, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है क्या? वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 101 में जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, जो उसके मुतवल्ली हैं, जो उसकी डीड में जिनका नाम है, वो सब पब्लिक सर्वेंट का दर्जा है। और सबसे चौंकाने वाली बात आज आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और ये सिमिलर प्रोविजन है वक्फ एक्ट 1954 का, एनॉमलस प्रोविजन है, दोनों सेम प्रोविजन है। ये क्या कहता है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो ट्रस्ट की हो, मठ की हो, मंदिर की हो, उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो वक्फ बोर्ड ये संपत्ति डिक्लेयर करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो जिसकी संपत्ति डिक्लेयर की उसको नहीं बताएगा, जहां पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरा ट्रस्ट है और मैंने एक संपत्ति एक्वायर की है, 1 एकड़ लैंड एक्वायर किया है, और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रस्ट एक्ट, तो वो विष्णु शंकर जैन को नहीं बताएगा कि आपकी संपत्ति में डिक्लेयर कर चुका हूं वक्फ संपत्ति। वो ट्रस्ट के ऑफिस में बताएगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को। और आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है? हजारों एप्लीकेशन और कम्युनिकेशंस आते हैं, वो फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी आपने कहा कि वो वक्फ संपत्ति है, उसको पता भी नहीं चलता है। और 1 साल की मियाद के अंदर आपने अगर उसको चैलेंज नहीं किया वक्फ ट्राइब्यूनल में, तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाता है। तो सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट इस देश का सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन है। और एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा प्रोविजन किसी ट्रस्ट की संपत्ति के लिए, किसी मंदिर की संपत्ति के लिए, किसी पुजारी की संपत्ति के लिए है क्या? इंडिया के किसी भी कानून में कोई मुझे बताए, संविधान में, कोई भी स्टैट्यूट में क्या ऐसी पावर हिंदू समाज के लोगों को दी गई है, या क्रिश्चियन समाज के, जैन समाज के, बुद्ध समाज के, ईसाई समाज के लोगों को दी गई है? नो, द आंसर इज नो सर। ओनली द वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40 और वक्फ एक्ट 1954 में सेक्शन 27 में आपने उनको एब्सोल्यूट पावर दे रखी है। लेट मी टेल यू सर, ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है 2005 में। हम लोगों को भी तो हंसा जाता है कि आप ताजमहल को क्लेम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड 2005 में उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सवाल पूछा कि बताइए जरा, शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया था, जरा उसका जवाब दीजिए। आज तक नहीं दे पाए। और एक बात और बताना चाहता हूं सुशांत जी आपके शो के माध्यम से, वक्फ 2 तरह के होते हैं, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड। अभी जो आपने बैंगलोर का केस बताया, मैं बात पूछना चाहता हूं, और ये बात आर्ग्यू होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो वक्फ, ये तो अप्लाई ही नहीं करता है। वक्फ की अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ नोटिफाई कर दो, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट है 1979 2 SCC पेज 468 पैरा 34, केस का नाम है बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राजस्थान वर्सेस राधा किशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि 2013 के अमेंडमेंट से पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि एक संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, तो वहां पे अगर नॉन मुस्लिम पार्टी है या सरकार पार्टी, तो वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो सवाल ये बनता है कि जो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं वक्फ के। नहीं विष्णु भाई, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के मन में एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न ये भी होगा कि भाई इसी देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि देश की मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत बुरी हालत में, खाने दाने दाने को मोहताज है, और वक्फ के लिए कहा जाता है वो प्रॉपर्टी है जो धर्म के नाम पर दान दी गई है। तो ऐसे वो कौन से मुसलमान हैं जो धर्म के नाम पर 8 लाख संपत्तियां दान दे पा रहे हैं? इतनी संपत्ति रखने वाली कौम इतनी गरीब कैसे है फिर? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, पहली बात मैं ये इसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस खुद में गलत हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बिना कोई कैबिनेट डिसीजन के सच्चर कमेटी बनाई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में हमने मामला चुनौती दे रखी है। पर बी दैट एज इट में, अगर सच्चर कमेटी ने ऐसी रिकमेंडेशन दी है और ये सारी बातें कही हैं, तो जो आपका सवाल है वो बहुत मूलभूत सवाल है कि जो वक्फ बोर्ड इतना मतलब खुद में इतना रिच है,
वहां पे इस देश में मुसलमान गरीब कैसे हो सकते हैं? आज हम हर जगह रोड पे दरगाह देखते हैं, मज़ारे देखते हैं, हर जगह। आप कितने जगह में आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे खुले में नमाज पढ़ी जाती है। कोई हिंदू समाज का व्यक्ति तो नहीं कहता है कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर एक धर्म विशेष के लोग एक जगह पे गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं तो क्या उससे आपका टाइटल खत्म हो जाता? मैं मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वर्स्ट केस सिनेरियो। और यही कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि इस देश की एकता, अखंडता रिलीजियस टॉलरेंस में है। तो रिलीजियस टॉलरेंस क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए? आज मैं आपके नहीं, माध्यम हिंदुओं से के लिए ही तो है विष्णु भाई, सारा टॉलरेंस हिंदुओं के लिए है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए नीतीश कुमार जी उस जगह पर अपने मुस्लिम मिनिस्टर को लेकर चले गए जहां बोर्ड लगा हुआ है कि किसी गैर हिंदू का जाना मना है, और गर्भगृह तक ले गए। तो यही सेक्युलर, सो कॉल्ड फर्जी सेक्युलर आए ना बोलने कि अरे इसमें क्या हो गया अगर वो चला गया, तो ये तो धार्मिक सौहार्द की बात है, ये तो सेक्युलरिज्म की बात है। आपको मथुरा में याद होगा, दो भाई जो हैं उन्होंने मंदिर में जाकर नमाज पढ़ दी, तो एक बड़ा वर्ग खड़ा हो गया कि क्या हो गया, मंदिर के अंदर नमाज पढ़ दी है तो ये तो सेक्युलर भारत है। और मैदान जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, मंदिर का तो कैरेक्टर है धार्मिक, मैदान का तो कोई धार्मिक कैरेक्टर नहीं है, वहां गणेश उत्सव मन जाएगा तो उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। घास जो है वो इस्लामिक घास ना रहकर हिंदू घास हो जाएगी, पत्थर जो है वहां पर वो इस्लामिक पत्थर ना रहकर हिंदू पत्थर हो जाएगा क्या? देखिए सुशांत जी, वक्फ के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके शो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने के लिए, क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 में ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ड्रैकोनियन है। सेक्शन 50 to 53, वक्फ बोर्ड किसी को भी इंक्रोचर डिक्लेयर कर सकता है और वो डीएम एसएसपी को कहेगा उसके ऑर्डर को कंप्लाई किया जाए। अगर आज मेरी कोई संपत्ति पे इंक्रोचमेंट कर लेता है तो मुझे एक लंबी सिविल सूट के तहत लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको पोजीशन से बाहर निकालने के लिए। पर यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लग गया कि आपने उसकी संपत्ति पे आके बैठ गए हैं तो वो इमीडिएटली डीएम एसएसपी को ऑर्डर इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 50 to 53 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995, आपको निकालने का आदेश पारित कर सकता है और डीएम एसएसपी हैज टू कंप्लाई विद दैट ऑर्डर। इसके बाद हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कोर्ट में जाने के लिए लिमिटेशन है, मियाद है कि आप एक समय सीमा के अंदर आ सकते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए सेक्शन 108 में कोई मियाद ही नहीं है, आप कभी भी कोर्ट में आ सकते हैं। ये कौन सा कानून है? सेक्शन 89 में अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो आपको नोटिस देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट जो सीपीसी के सेक्शन 80 में व्यवस्था है। तो ये इतना ज्यादा ड्रैकोनियन कानून है। और सुशांत जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सेक्शन 4 और 5 वक्फ एक्ट, इसमें एक सर्वे होता है और आपको पता है उसमें क्या प्रोविजन है? जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे होगा जो राज्य सरकार करेगी, उसका पैसा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार, टैक्स पेयर के मनी से उसका सर्वे होगा। नहीं तो विष्णु भाई, मैं जब ये केस चल रहा था ज्ञानवापी वाला और 1991 का वर्शिप एक्ट बार बार चर्चा में आ रहा था, तो कई लोग ये पूछ रहे थे और चर्चा भी हो रही थी कि सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर ये 1991 का वर्शिप एक्ट जैसी चीज कैसे बनाई जा सकती है? ये तो सेक्युलर है ही नहीं मूलभूत तौर पर। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो वक्फ को लेकर कानून बनाया गया है ये तो उसके ऊपर भी है। ये कानून कैसे बना दिया गया भाई? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि भाई कोई मंदिर का पुजारी हो, कोई गुरुद्वारे का कोई हो, कोई चर्च का कोई हो, वो जो है उसके यहां कुछ हो जाए तो वो जाए पुलिस में शिकायत करने, और आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड जो है वो सीधे ऑर्डर दे सकता है एसपी को, डीएसपी को कि भाई इसको हटाओ और ऑर्डर मानना होगा। ये कैसा सेक्युलरिज्म था उस वक्त देश में और ये कैसा सेक्युलर कानून है? देखिए, बड़ी बड़ी मजेदार बात है, जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई, सेम सरकार ने 4 साल में 1995 में वक्फ एक्ट लाया और 1991 में क्या कहा कि देश के सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए जो जिस धर्मस्थल की स्थिति है वो वैसी रहेगी। और साथ ही साथ आपने वहां पे हिंदुओं की आवाज दबा दी कि अब कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं उठेगा। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं सर मैं आपको। आपने 1991 एक्ट से जो उनका इंटरप्रिटेशन है, ये आपने एक बात रख दी कि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप को लेके कोई भी डिस्प्यूट नहीं उठेगा, सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 में ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। और वहां पे देखिए उसी समय वक्फ एक्ट 1995 लाके सेक्शन 40 में आपने उनको ये पावर दे दी कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। तो ये सेम सरकार इस 4 साल के अंतराल में कितना बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमें जानने में समझने में इतने साल लग गए। और मुझे लगता है आज इस देश को जागना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इतनी जो आपने वाइड पावर्स दी हैं, वो पावर्स अपने आप में लीगल है। और एक बात और बताना चाहता हूं सुशांत जी, कभी इस पे चर्चा करिएगा जब आपके पास समय हो। वक्फ बोर्ड में बैठता कौन है और वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठता है?
आप आज मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप मेरी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दोगे तो उसको मैं चैलेंज क्या करूंगा वक्फ ट्राइब्यूनल में, जहां पे वो शरिया कोर्ट है, जहां पे आज तक हमेशा वही लोग बैठेंगे जो इस्लामिक लॉ को जानने वाले। तो आपने इस देश में एक पैरेलल कोर्ट बना दी है, और ज्ञान व्यापी के केस में, मथुरा के केस में वक्फ बोर्ड यही आर्ग्यू कर रहा है कि सिविल कोर्ट में केस चलेगा ही नहीं, ये तो वक्फ संपत्ति आप जाके इसको शरिया कोर्ट में लड़ी। तो ये जो आपने सिविल कोर्ट की पावर्स ले ली, पहली बात तो हमारा ये, मैं सिर्फ उनका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि आपने ऐसा लॉ बनाया ही क्यों है जो एक ऐसी समस्या क्रिएट कर रहा है। वक्फ ट्राइब्यूनल, वक्फ बोर्ड, सेक्शन 40, सेक्शन 50 to 53 इंक्रोचमेंट का प्रोविजन, पब्लिक सर्वेंट का प्रोविजन सेक्शन 101 में, सेक्शन 108 में लिमिटेशन का प्रोविजन, ये सेक्शन 89 में नोटिस देने का प्रोविजन, ये तो आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर दी है। और क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था कोई मुझे इस देश का लीगल ल्यूमिनरी बताए? हो सकता है मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, हो सकता है मैं आपको कम्युनल लगूं, कोई मुझे लीगल ल्यूमिनरी बताए जो सेक्युलरिज्म को विश्वास करता है। क्या ऐसा कोई प्रोविजन हिंदू समाज के लिए, जैन समाज के लिए, बुद्ध समाज के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पारसी के लिए है क्या? है क्या कोई ऐसा प्रोविजन जैसा वक्फ एक्ट 1995? देखिए, ये जो ईदगाह मैदान को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, इसका जब हम चैप्टर खोल रहे थे तो हमें लगा कि ये बात भी करनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद है कि पाठशाला में अब जब हमने ये चर्चा की है, इस देश में सरकारें हैं और वो ये सोचें कि क्या ये सेक्युलर देश में हो सकता है कि वक्फ बोर्ड जैसी चीज हो, वक्फ का कानून चले, और कोई मैदान जो है उसको लेकर कोई कह दे कि ये तो भाई हमारी संपत्ति, यहां गणेश उत्सव नहीं होगा वगैरह वगैरह। इस पर गंभीरता से आज चर्चा होनी चाहिए। विष्णु जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया और समझाया। धन्यवाद।